हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, उसमें आज आगे कंटिन्यू करेंगे वाकाटक राजवंश और इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देखते चलेंगे। गाइस, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब होती है? लगभग 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया था वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति ने। कब की थी? लगभग 250 ईस्वी का टाइम है। प्रवरसेन फर्स्ट वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी उसका नाम है प्रवरसेन फर्स्ट। प्रवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रसेन सेकंड का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इनकी रानियों का नाम जरूर याद रखिएगा। बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानियों का क्या नाम था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैचिंग में एक बार पूछा गया था। प्रवरसेन सेकंड ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन पूछेगा सेतुबंध की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवरसेन सेकंड ने की थी। क्या है ये? प्राकृत काव्य ग्रंथ है। आगे देखेंगे वर्धन वंश, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी या वर्धन वंश की नींव डाली थी। ठीक है, याद रखेंगे वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर पुष्पभूति हो तो आप उसके साथ भी जाएंगे। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें हर्षवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे जिनका नाम था राज्यवर्धन और एक था हर्षवर्धन, और इनकी पुत्री थी, एक बेटी थी राजश्री। तीनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है राजश्री के बारे में। राजश्री का विवाह होता है मोखरी वंश के राजा जिनका नाम था गृहवर्मा। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। इस बात से गुस्सा आ जाता है इसके भाई को, किसको? राज्यवर्धन को। फिर वह देवगुप्त को ही मार डालता है। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों के बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। हत्याओं का सिलसिला जारी है, याद रखिएगा। देवगुप्त कौन था? ये राजश्री का पति था। इसको गृहवर्मा था राजश्री का पति, उसको देवगुप्त ने मारा था। उसके बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा और राज्यवर्धन को मार दिया था शशांक ने। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, तो इसका टाइम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। 606 ईस्वी में बैठता है। हर्ष का नाम दूसरा क्या था? शिलादित्य। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर या परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। पहले थानेश्वर थी, वहां से ये लेकर चला जाता है कहाँ पर? कन्नौज में अपनी राजधानी लेकर जाता है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे मूव करेंगे, देखेंगे हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित ग्रंथ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? याद रखेंगे बाणभट्ट। और ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। याद कैसे रखेंगे? PNR से याद रखिएगा। PNR प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। और हर्षचरित याद रखेंगे, हर्ष का नहीं है, बाणभट्ट का है। ठीक है, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय से। इंपॉर्टेंट है, सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी के तट पर किसका युद्ध होता है? दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के नहीं तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का होता है। किसको हरा देता है? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है इसमें। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे और चीनी यात्री हुइनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हा से हुइनसांग और हा से हर्षवर्धन। हुइनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने CU की अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। हर्षवर्धन के दरबार में आता है। चीनी जो बौद्ध यात्री थे, इनका क्रम मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे कैसे? फांसी हुई, फा से फहयान, सी से सिंगयूंग और हु से लिखेंगे हुइनसांग और ई से रखेंगे इत्सिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था। तो फांसी हुई, ये चीन यात्रियों का
क्रम है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना। तो याद रखेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में आता है कौन? शासनकाल में आता है हुएनसांग, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। हुएनसांग कहाँ का यात्री था? तो याद रखेंगे चीन का यात्री था, उसको राजकुमार कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हुएनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सी यू की। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सी यू की यात्रा वृत्तांत किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुएनसांग। हुई ली ने हुएनसांग की जीवनी लिखी है। याद रखना, जब हुएनसांग भारत आता है तो चोरी छिपे भारत आता है। जब यहाँ से जाता है बौद्ध धर्म के बारे में इतनी शिक्षा ग्रहण करके, तो बाद में वहाँ के सम्राट या राजा जो भी थे उसने इसकी बहुत ज़्यादा क्या किया था? इसका वेलकम किया था, काफ़ी प्रशंसा की थी। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बात कर लेंगे तो संगम युग। संगम का आशय होता है तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी सम्मेलन, और इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहलाता है। यानी इन्हीं सभाओं में जो साहित्य रचा गया उसको क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। और कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। याद रखेंगे, तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखेंगे 3 संगम हुए थे और तीनों संगमों का आयोजन किन शासकों के संरक्षण में हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा पांड्य शासकों के संरक्षण में। तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तोलकाप्पियम क्या है? तो ये आप याद रखेंगे, ये व्याकरण ग्रंथ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, वहाँ से ही क्वेश्चन बना हुआ है। तमिल भाषा का है व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। चेर वंश के बारे में बात करेंगे तो संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों जैसे कि चेर, चोल, पांड्य राज्यों के राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। संगम युग में प्रथम चेर शासक कौन था? उदयन जेरल था। दक्षिण भारत के संगम है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। देखिए, पहला संगम जो हुआ था इसका केंद्र क्या था? मदुरै। और दूसरे संगम का ऐसे देख लीजिएगा, पहला संगम होता है इसका केंद्र था मदुरै और इसके अध्यक्ष थे अगस्त से याद रखेंगे। उसमें ग्रंथ था, अनुपलब्ध ग्रंथ है, इसका ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा संगम को याद रखेंगे, कपाटपुरम इसका केंद्र था, अगस्त्य। बाद में तोलकाप्पियर इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें जो ग्रंथ है तोलकाप्पियम जो भी हमने पढ़ा, ये दूसरे संगम में रचित था, लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा संगम होता है उत्तरी मदुरै में और इसके अध्यक्ष थे नकीरर। ये और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और इसका ग्रंथ है एत्तु तोगे, 8 गीत हैं इसमें, पत्तू पत्तू 10 गीत और परिपादल आदि इसमें ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे। चेरों का राज चिन्ह क्या था? धनुष था। चेर शासक सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ की थी। चोल वंश इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बार पूछे हुए हैं, याद रखेंगे। संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है। कालांतर में विजयालय ने 859 से लेकर के 871 ईस्वी तक पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की। तो याद रखेंगे, एक लाइन में अगर समराइज कर दिया जाए तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। उसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। याद रखेंगे, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, टाइम था 859 से लेकर 871 ईस्वी और इसकी राजधानी थी तंजौर। काफ़ी बार क्वेश्चन चोल, चेर, पांड्यों की राजधानियों को मिलाने के लिए भी दिया गया है, तो इनको भी छोटे छोटे नोट्स में अपने लिखते चलिएगा। विजयालय ने तंजौर, जिसको तंजावुर के नाम से भी जानते हैं, इस पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड एवं कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा हुए थे। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके एक नया प्रांत जिसका नाम था मुम्माडी चोल मंडलम की स्थापना की और इसकी राजधानी पोलनरुवा को बनाया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका पर किसने अधिकार किया था? तो याद रखेंगे, राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। राजराज फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर, या जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज फर्स्ट ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, तंजौर में स्थित है। और ये राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। ठीक सॉरी। राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र थर्ड चोल वंश का अंतिम शासक था।
चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुदन्नम तथा निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी थे उनको शिरुदन्नम कहलाते थे। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुदन्नम कहलाते हैं और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी थे वो शिरुदन्नम कहलाते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। पहला प्रांत देखिएगा कैसे थे, प्रांत या मंडलम, ये वलनाडु में बटा हुआ था। वलनाडु के नीचे था जिला या नाडु, कुर्रम गांव, ग्राम संघ और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा। याद रखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा, उसके बाद ग्रामों को मिलकर बनता था कुर्रम या ग्राम संघ, और कुर्रम मिलकर बनता था जिला या नाडु, और जिले से बनता था वलनाडु, वलनाडु के बाद में मंडलम या प्रांत का निर्माण होता था। उर सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा, और उसके सदस्य क्या कहलाते थे, पेरुमक्कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्ति भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। देखिए, जितने भी शब्दावलियाँ मिल रही हैं ना, आप इसको हल्के मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पढ़ने में प्राचीन इतिहास जरूर बोरिंग लगेगा, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। देखिए, इसको हम इतना लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है, उसको एक एक चीज़ को याद रखना तो नामुमकिन है, किसी को याद नहीं रहता। सिर्फ इसका एक ही तोड़ है कि आप इसको बार बार अपना रिवीजन करेंगे तो वो फैक्ट दिमाग में बैठते चले जाएंगे। सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, काशू कहलाते थे। और कंबन ने तमिल रामायण की स्थापना की थी, रचना की थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि तमिल रामायण की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कंबन। और ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न पूछा गया था। क्वेश्चन एक बार आया था, 4 उसमें ऑप्शन थे और पूछा था इसमें तमिल साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए कंबन। ओट्टुकुट्टन तथा पुगलेंदी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहलाते थे। तीनों का नाम रट लीजिएगा, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंबन, ओट्टुकुट्टन और पुगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहलाते थे और तमिल रामायण की रचना करने वाले थे कंबन। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नटराज की जो मूर्ति है या प्रतिमा ये किस काल की है, तो आपका आंसर होना चाहिए चोल काल की। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदर था कावेरी पट्टनम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कावेरी पट्टनम बंदरगाह किस काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो आपका आंसर हो जाएगा चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसका नाम था कावेरी पट्टनम। आगे मूव करेंगे। चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ। अब देखते हैं पांड्य वंश। पल्लशालाई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नाम देखिए कितने अजीबोगरीब है, नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों के सामने से बार बार इनको निकालिएगा, आ जाएगा समझ में। नेडू जेली यमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ था और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह था मछली, क्वेश्चन पूछा गया है। पांड्यों की पहली राजधानी थी कोरकाई जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश याद कैसे रखेंगे, कूट कर, खेत में कूट कर दांत तोड़ दिया। कैसे, खेत में कूट कर। तो इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेड़ थी। कूट कर मतलब राष्ट्रकूट वंश, दांत तोड़ दिया से दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। देखिए, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कूट कर दांत तोड़ दिया तो राष्ट्रकूट और दंती दुर्ग इसकी स्थापना करता है और इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेड़। मनकीर वर्तमान में मालखेड़ शोलापुर के निकट महाराष्ट्र में इनकी राजधानी थी। एलोरा के कैलाश मंदिर जिनको गुहा मंदिर के नाम से जानता है, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्ण फर्स्ट ने। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था जिसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की है। क्वेश्चन पूछा गया है कवि राजमार्ग की रचना करने वाला कौन था, अमोघ वर्ष। ये कौन से धर्म को मानते थे, ये जैन धर्मानुयायी थे और ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनका नाम था जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक जिनका नाम था महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। एक लाइन में समराइज करूं तो महावीराचार्य और जिनसेन किसके दरबार से संबंधित थे, अमोघ वर्ष के दरबार से संबंधित थे। अरब निवासी जिसका नाम था अल मसूदी इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आता है और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक होता है कृष्ण थर्ड। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न कृष्ण तृतीय के दरबार से संबंधित है। ये ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे नाम को।
एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है, याद रखेंगे एरा, ठीक है, एरा। तो ऐसे एलोरा और ऐसे एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश की हैं, ये राष्ट्रकूट समय की हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, वनडे एग्जाम वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति प्रदान की थी। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे देखेंगे चालुक्य वंश। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस बार बार अपनी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका रिवाइज करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते चलिए। बाय।